साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और पढ़ाई बढ़िया चल रही है? तो जैसा कि अब आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस में। सोशल साइंस में आज हम लोग का सोशल में जैसे हम लोग को चार चीज़ें पढ़नी थी। इतिहास, भूगोल और संविधान के बारे में भी पढ़ना था और अर्थशास्त्र के बारे में। लेकिन आज हम लोग पहले भूगोल के बारे में शुरू करते हैं। तो भूगोल में जैसा सिलेबस के हिसाब से हम लोग को पहला टॉपिक मिला था और उसमें था सौर मंडल। तो आज हम लोग सौर मंडल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर इसके एक एक चीज़ों के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब चलिए सौर मंडल स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सके। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, सौर मंडल। सौर मंडल है जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं, कि सौर मंडल क्या है, इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं, पूरे किन समूहों को पूरा सौर मंडल कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले जान लेते हैं और उसकी परिभाषा को पहले क्या करते हैं, समझ लेते हैं। जैसे अगर हमें इसकी परिभाषा, तो हम लिखेंगे कि सूर्य के चारों ओर चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं एवं अन्य वे आकाशीय पिंड, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं अन्य आकाशीय पिंड। ये इतने चीजों के क्या होते हैं, समूह के। इन सब सारे समूह जो कि क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ऐसे जब सारे एक साथ मिल जाते हैं, उन पूरे समूह को क्या करते हैं, सम्मिलित कर कर हम बात करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सौर मंडल, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब इन सौर मंडल में क्या क्या हमें पढ़ना है, जैसे पढ़ना है सूर्य, ग्रह के बारे में और उपग्रह के बारे में। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, शुरू से क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जैसे सौर मंडल में आता है, तो सौर मंडल का जो प्रधान है कौन सा है, सूर्य है। तो पहले हम लोग सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य और ग्रहों, जैसे सूर्य एक तारा है, तो तारा, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। ठीक है, सूर्य को ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग को शुरू से एकदम बेसिक से ही पढ़ना था। तो हम लोग शुरू से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न, यहाँ पे लिख दीजिए विभिन्न, क्योंकि बहुत सारे हैं, ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। और इसमें अगर आगे और जोड़ना है तो लिख दीजिए कि सौर मंडल का प्रधान क्या होता है, सूर्य। सौर मंडल का प्रधान सूर्य होता है। ठीक है, तो जो पूरा सौर मंडल है उसका प्रधान कौन है, सूर्य। और समस्त ऊर्जा का सोर्स भी यहीं पे है। और इसमें भी जोड़ दीजिए कि समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही होता है। समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को कि सौर मंडल क्या है,
कि सौरमंडल सूर्य के चारों ओर, सूर्य मतलब क्या है, प्रधान है, तो सूर्य के चारों ओर लोग क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जैसे मान लीजिए एक फिगर के माध्यम से कि अगर इसको मान लेते हैं सूर्य, ये क्या है, सूर्य, तो अब परिभाषा के हिसाब से इसके चारों तरफ जितने भी चक्कर लगाने वाले, चाहे ग्रह हो, चाहे उल्का पिंड हो, चाहे धूमकेतु हो, चाहे क्षुद्र ग्रह हो, जो भी क्षुद्र ग्रह जो भी रहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, मतलब घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनके पूरे समूह को क्या कहते हैं, सौरमंडल। लेकिन इन पूरे सभी लोगों का क्या है था, प्रधान कौन है, सूर्य है। इसके बारे में जब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सूर्य को ही प्रधान क्यों कहा गया है, और ऊर्जा का सोर्स ही सूर्य को क्यों बोला गया है कि सूर्य समस्त ऊर्जा का ही नहीं, समस्त ऊर्जा का सोर्स कौन सा है, सूर्य ही है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो अब चलिए पहले फिर हम क्या करते हैं, सूर्य के बारे में ही पढ़ते हैं कि सूर्य क्या है, सूर्य को ही ऊर्जा का स्रोत क्यों कहते हैं, सूर्य ग्रह है कि उपग्रह है कि एक तारा है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य सन बोला जाता है। तो अब सूर्य देखिए क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और सभी में क्या है, प्रधान है। सूर्य को सौरमंडल का क्या बोला जाता है, प्रधान बोला जाता है। अब सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। देखिए एक एक चीज हम धीरे धीरे बता रहे हैं, आप समझते जाइएगा इसको, क्योंकि यही से भी क्वेश्चन आता है कि सूर्य क्या है, तारा है, उपग्रह है, ग्रह है। तो आप यहाँ जान लीजिए कि सूर्य क्या है, एक तारा है। क्यों, क्योंकि सूर्य में स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश है। सूर्य में स्वयं और ऊर्जा का क्या है, स्रोत है, और स्वयं का क्या है, प्रकाश उसके पास खुद का है, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। अब सूर्य देखिए क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य क्या है, सौर मंडल का प्रधान है, सौर मंडल का प्रधान होता है। समस्त ऊर्जा का स्रोत होता है। होता है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं, देखिए अब इसमें है कि समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। स्रोत का मतलब कि सूर्य के अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, पहले हम लोग समझते हैं कि सूर्य में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। अब सूर्य के बारे में ये है कि सूर्य देखिए कैसे इसके अंदर ऊर्जा आता है। सूर्य में क्या है कि सूर्य में 71% क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और 26.5 क्या है, हीलियम गैस है, और 2.5 में क्या है, अन्य तत्व है। अन्य तत्व इन सब चीजों से मिलकर क्या बना है हमारा सूर्य। अगर हम इसी को कहें तो ये सूर्य यही है। देखिए पूरा ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य का। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, हीलियम निर्माण करते हैं, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा कि मतलब 4 हाइड्रोजन मिलते हैं तब एक क्या करते हैं, हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे ये जुड़ते हैं, नाभिकीय संलयन होता है। इसमें सारे अणु क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आपस में जुड़कर एक हीलियम बनाते हैं, जिससे क्या होता है, सूर्य में अपार ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा और प्रकाश दोनों एक साथ ही मिलता है। ठीक है, ये इतना आप लोग समझ गए। ठीक, अब देखिए क्या है, अब जब सूर्य के ये कहाँ पे होता है, नाभिकीय संलयन कहाँ पे होता है, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। संलयन होता है, ये याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन मतलब मिलते हैं एक साथ। जिससे क्या होता है, कहाँ पे होता है, सूर्य के केंद्र पे होता है, जिससे वहां पे क्या होती है, बहुत सारी ऊर्जा क्या होती है, एक साथ रिलीज होती है।
और इसमें क्या होता है, अगर सूर्य के केंद्र पे बात करें, क्योंकि केंद्र पे नाभिकीय संलयन होता है, तो केंद्र का जो तापमान होता है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सूर्य के केंद्र का तापमान है, सूर्य के ये केंद्र का तापमान हो गया, ठीक है। अगर सूर्य के बाहरी, जैसे ये सूर्य, इधर देखिए, जैसे ये हमने सूर्य बना दिया है, ठीक है, ये सूर्य है, तो इस सूर्य के सेंटर का, ये सूर्य का जो ये सेंटर है, इसका तापमान कितना होता है, 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए कितना हो गया। अब अगर उसके बाहरी परत की बात करें, सूर्य के बाहर की, अगर बाहरी परत की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है सूर्य का। आपसे पूछेगा कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा कि 1.5 गुणे 10�7। अगर सूर्य के बाहरी परत का तापमान कितना होता है, तो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है, तो आप बताएंगे कि 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे सूर्य में क्या होती है, ऊर्जा आती है। सूर्य के केंद्र पे क्या होता है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य के केंद्र पे क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण क्या होती है, सूर्य आती है। अब सूर्य कहाँ पे है, अब ये भी आता है कि जैसे सूर्य क्या है, सौरमंडल का प्रधान है, ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य हमारे मंदाकिनी के एक कोने में, मतलब मंदाकिनी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूर। जैसे इसमें अगर हम और इसमें और डिटेल में जाए और अगर गहराई में जाए, तो हमें क्या पढ़ने, देखें इस साइड हम कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि सूर्य हमारी मंदाकिनी, इधर से मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है। देखिए अब यहां से हमें क्या मिला कि सूर्य हमारी मंदाकिनी, अब ये मंदाकिनी क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। से लगभग केंद्र से लगभग 30,000 कितना प्रकाश वर्ष। अब इस प्रकाश वर्ष के बारे में भी हम जान लेते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। पहले हम लोग इस मंदाकिनी को पढ़ते हैं कि मतलब जो हमारी मंदाकिनी का एक नाम क्या है, दुग्ध मेघला भी बोल सकते हैं, आकाश गंगा भी बोलते हैं। जो गैलेक्सी जो हमारी है, आकाश गंगा या दुग्ध मेघला, उसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे। प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी का एक मात्रक होता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। तो लगभग कितना प्रकाश वर्ष दूरी पे, 30,000। अब देखिए मंदाकिनी किसे कहते हैं, पहले हम इस मंदाकिनी को समझ लेते हैं कि तारों का ऐसा समूह, मतलब सूर्य जहां पे स्थित है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि मंदाकिनी किसे कहते हैं। कि तारों का ऐसा समूह, जो तारे दिखाई देते हैं रात में हमें, उन तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है। धुंधला सा दिखाई देने का मतलब है कि जब तारा बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो ऐसा उन लोगों का समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, जो मतलब एक तरीके से कहते हैं तारा निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। तारा निर्माण प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपनी मंदाकिनी बोलते हैं, आकाश मंदाकिनी बोलते हैं, ठीक है। जो गैसों का एक पुंज होता है, मतलब फिर से देखिए, मतलब तारा निर्माण करने, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, और गैसों का क्या होता है, एक गुच्छा होता है, पुंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। हमारी मंदाकिनी क्या है, आकाश गंगा भी बोल सकते हैं या दुग्ध मेघला बोल सकते हैं। तो उसी मंदाकिनी में, आकाश गंगा में हमारा जो सूर्य है, उसके 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे एक किनारे पे क्या है, अवस्थित है। प्रकाश वर्ष की दूरी पे, किलोमीटर नहीं, प्रकाश वर्ष की दूरी पे क्या है, अवस्थित है, जो कि ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है। इसी, अब सूर्य के बारे में जैसे बहुत पहले लोगों ने कहा था, जब हम इसके पीछे जाएंगे, आज से लगभग 2000-3000 वर्ष पीछे जाएंगे, तो एक वैज्ञानिक थे मिस्र के, उन्होंने कहा था कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सूर्य बल्कि क्या होता है, सूर्य अन्य ग्रहों के चारों तरफ क्या होता है, घूमता है। टालमी नामक वैज्ञानिक थे मिस्र के, 140 ईस्वी में उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे हम बोलते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत। उन्होंने कौन से वैज्ञानिक थे, टालमी। इधर हम लिख देते हैं, टालमी एक वैज्ञानिक थे,
टालमी कहाँ के थे? मिस्र के थे। किस सन में? 140 ईस्वी में। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? भू केंद्रीय सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत। अब देखिए ये भू केंद्रीय सिद्धांत क्या था? उन्होंने बताया था कि जो सूर्य है वो सब ग्रहों के क्या होती है, चारों तरफ क्या करती है? परिक्रमा करती है। और जो ब्रह्मांड का जो केंद्र है क्या है? ग्रह है। हमारी जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है। लेकिन आगे चलकर लगभग 15वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए पोलैंड के, उन्होंने बताया कि उनका नाम था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने बताया कि नहीं, जो सूर्य है वो केंद्र में है। सूर्य परिक्रमा नहीं करती है आकाश में, बल्कि सूर्य केंद्र में स्थित है, अन्य ग्रह उसकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे बोलते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। कॉपरनिकस ने किस एक दूसरे वैज्ञानिक थे, ये पहला सिद्धांत था। फिर इसकी बाद में इन्होंने बताया दूसरा कौन सा था? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। कौन सा? केंद्रीय सिद्धांत। ठीक, कौन वैज्ञानिक थे? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के। ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक, इन्होंने बताया था कि जो ये सूर्य है, सूर्य क्या है? हमारे केंद्र में स्थित है, आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। और ये अन्य ग्रह सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। यही बाद में क्या हुआ? मान्य भी हुआ। और आज भी हम लोग जानते हैं कि हमारे जो सौर मंडल का केंद्र में कौन सा है? सूर्य है। उसी के चारों तरफ से अन्य ग्रह क्या करती है? परिक्रमा करती हैं। तो ये हमारा था सौर मंडल के बारे में कि सौर मंडल क्या है, मंदाकिनी क्या है, सूर्य क्या है। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य किन किन गैसों से मिलकर बना है। आता है गैस भी आता है कि कौन कौन से, तो आप बताएंगे 71% लगभग हाइड्रोजन है, 26.5% क्या है? हीलियम है। ठीक है, अन्य तत्व कितना है? 2.5%। जब यही हाइड्रोजन नाभिक मिलकर, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं सूर्य के केंद्र पे, तब वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिससे बहुत सारे क्या होते हैं? ऊर्जा निकलते हैं, जिससे हमें मिलता है और प्रकाश भी मिलता है। और यही सूर्य का क्या है? ऊर्जा का रहस्य भी है कि सूर्य में ऊर्जा क्या है। इसी कारण सूर्य को हम आग का गोला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी एक साथ क्या होती है? रिलीज होती है। अब सोचिए कि सूर्य के जो सेंटर का तापमान कितना, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य के बाहर का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब हम लोगों ने सौर मंडल के बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया, मंदाकिनी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अब हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं? एक सवाल हम आपसे अगर पूछे तो जैसे हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं, तो हमें पता है कि हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी जब ग्रह है तो पृथ्वी पे भी ऊर्जा कहाँ से आती है? अब जैसे हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही सूर्य होता है तभी हमें क्या मिलता है? प्रकाश भी आता है। उसी प्रकाश से हमें क्या मिलती है? एनर्जी भी मिलती है। तो एक सवाल अक्सर परीक्षा में आता है कि जो सूर्य है जब उसका प्रकाश पृथ्वी पे आता है तो कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, या सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे कितना भाग केवल मिलता है? सूर्य के प्रकाश का कितना भाग पृथ्वी पे आता है? जब ये हम लोग ग्रह के बारे में, अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब चलिए अब हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सौरमंडल में पढ़ा था क्या क्या थे कि विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्का और धूमकेतुओं के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल। तो हम लोग सौरमंडल में जो प्रधान था सूर्य, उसके बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं? ग्रह के बारे में चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रह, ठीक, ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या सूर्य केंद्रीय सिद्धांत पढ़ा कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और समस्त ग्रह क्या करते हैं? उसकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो ये ग्रह, पहला तो यही हमें पता चल गया कि जो ग्रह होते हैं क्या करते हैं? सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ठीक, तो अब हम ये जान लेते हैं। अभी हम जैसे पहले सौर मंडल में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उस समय पढ़ते थे, तो उसमें सौर मंडल में ग्रहों की संख्या हम लोग पढ़े थे 9। लेकिन अब जो है वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, क्योंकि यम को अब ग्रह के सिरे से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग ग्रह के बारे में क्या करते हैं? आपस में बात करते हैं। पहले ग्रह की परिभाषा समझ लेते हैं कि ग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है,
तो हम लिखेंगे वे खगोलीय पिंड जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। पहले हम ग्रह किसे कहते हैं उसे समझ लेते हैं। वे खगोलीय पिंड जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। अगर ये शर्त वो पूरा कर लेंगे तो उसे हम ग्रह कहेंगे। निम्न शर्तों को पूरा करते हैं, करते हो, तभी उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। पहला क्या है, ठीक है, कि मतलब वे खगोलीय पिंड, सिर्फ ये नहीं कि सूर्य के चारों तरफ आप परिक्रमा करेंगे तो हम आपको ग्रह की श्रेणी में डाल देंगे, नहीं, उसके कुछ शर्तें होती हैं जिसको अगर वो पूरा करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। ये हमको इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि ये इस शर्त को फॉलो नहीं करते थे, करता था, इसलिए हमको हम क्या किए, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसलिए अब ग्रहों की संख्या कितनी हो गई, 8 रह गई। ठीक है, तो पहला शर्त है कि जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हो, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ठीक, पहला ये शर्त है कि जो सौरमंडल का हमारा प्रधान है सूर्य, अगर उसकी चारों तरफ कोई भी ग्रह परिक्रमा करता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ग्रह की श्रेणी में ला सकते हैं। और दूसरा का इसका शर्त क्या है, दूसरा शर्त क्या है, उसमें स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल हो, उसमें स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल हो जो उसे गोल आकृति प्रदान कर सके, गोल आकृति प्रदान कर सके। ठीक है, अगर उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे, तब वो ग्रह की श्रेणी में उसे नहीं रख सकते हैं। सिर्फ अगर सूर्य की परिक्रमा भी करेगा लेकिन उसमें अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्रह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तीसरा, उसका क्षेत्र साफ हो, उसका क्षेत्र साफ सुथरा हो, साफ सुथरा हो, उसके अन्य आकाशीय पिंड उसके क्षेत्र में आकाशीय पिंड परिक्रमा न करता है, आकाशीय पिंड परिक्रमा न करते हो। उसके क्षेत्र यहाँ लिखे, ठीक है, उसके क्षेत्र में अन्य आकाशीय पिंड परिक्रमा न करता, या खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड की जगह इसकी जगह पे आप खगोलीय पिंड भी लिख सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि जैसे ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ये सूर्य है, ठीक, इसके अगर ये कोई ग्रह इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है तो ऐसा ना हो कि कोई ग्रह ऐसे आए तो इसको ऐसे काट दे, इधर से आए तो इसमें जाए फिर बाहर निकल के आए, तो इससे क्या होता है, ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या होता है, इसमें इसके परिक्रमा करने की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए कहा गया कि उसका क्षेत्र साफ हो, वो जिस क्षेत्र से परिक्रमा कर रहा हो उसके आसपास का पूरा क्षेत्र क्या हो, साफ सुथरा होना चाहिए, तभी वो सूर्य के क्या होता है, परिक्रमा क्या होता है, आसानी से पूरा कर लेता है, तभी उसे हम ग्रह की श्रेणी में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, और अब ऐसे ऐसे इन शर्तों को कितने ग्रह पूरा करते थे, पहले 9, लेकिन अब एक ग्रह को हटा दिया गया यम को, क्यों, क्योंकि उसके आसपास का जो क्षेत्र था साफ नहीं था, इसलिए उसको हम क्या कर दिए, उसको ग्रह की श्रेणी से 2006 में ही क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब ये अब वर्तमान में यदि आपसे पूछे कि ग्रहों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 8 है। ठीक है, अब एक एक ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, ये सब 8 ग्रह के बारे में एक एक ग्रह पे हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि हर एक ग्रह की क्या विशेषता है, सूर्य से कितने दूर है, कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब जैसे
पृथ्वी, सभी ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हमें विशेष तौर पे चर्चा करना है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन क्या है, संभव है। हम लोग भी पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं, सब लोग पृथ्वी ग्रह पे ही रहते हैं। ठीक है, तो उस पृथ्वी ग्रह के बारे में हम लोग विशेष क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये था ग्रह के बारे में था। हम लोगों ने क्या पढ़ा, सौर मंडल पूरा पढ़ लिया, सूर्य के बारे में पढ़ लिया, मंदाकिनी के बारे में पढ़ लिया, अब ग्रह के बारे में। अब देखिए इस ग्रह में क्या होता है, आता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जैसे मान लीजिए आपके सामने परीक्षा में अक्सर आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आ गया, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का। ठीक, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक, अब सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा सूर्य, ये हो गया। अब दूसरा हो गया कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह। इन सारे प्रश्नों के पे अगले जब वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि उसमें एक एक ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे, आठों ग्रह के पूरे विशेषता के बारे में जानेंगे कि और उन ग्रहों के पास कौन कौन से उपग्रह हैं। ठीक है, अब ये ग्रह हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब ग्रह हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, उपग्रह के बारे में। तो पहले उपग्रह समझ लिए कि उपग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कहा गया है कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो हम लोग बोलते हैं चंद्रमा। तो अब पहले उपग्रह किसे कहते हैं इसको तो हम लोग जान लें। तो उपग्रह उसे हम कहते हैं जो वही आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, तो अब आप लोग जान गए कि ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, और सूर्य क्या है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है जो सब लोगों के हमेशा भ्रमित कर देता है शुरू शुरू में, कि तारा, ग्रह और उपग्रह के में क्या अंतर है। तारा हम किसे कहेंगे, ग्रह किसे कहेंगे, उपग्रह किसे कहेंगे। तो चलिए एक बार उस पर हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा चर्चा कर लेते हैं कि तारा क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, इन सब चीजों के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला तारा, देखिए ये तारा जिसको हम स्टार बोलते हैं, जो रात के समय हमें क्या होता है, दिखाई देता है। तारा, देखिए तारा उसे हम कहते हैं, देखिए तीनों चीज हम लिख देते हैं, तारा, ग्रह और उपग्रह। इन तीनों में अंतर पहले आप समझिए। अगर इन सब चीजों के बारे में आप जानेंगे तो आपको भूगोल और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा और पढ़ने में थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, देखिए तारा, तारा हम उसे कहेंगे जिसमें स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश होते हैं। इन्हें किसी के प्रकाश से क्या होती है, जरूरत नहीं पड़ती। इनमें स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि सूर्य क्या है, सूर्य में हीलियम मिलकर, 4 हीलियम नाभिक मिलकर एक हाइड्रोजन नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे उसमें ऊर्जा निकलती है, प्रकाश निकलता है। तो सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, क्योंकि सूर्य में स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश है। तो आप बोलेंगे कि वे आकाशीय पिंड, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि वे आकाशीय या खगोलीय आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं का ऊर्जा एवं प्रकाश हो, स्वयं का ऊर्जा एवं प्रकाश हो, उसे तारा कहते हैं। ठीक, अब तारा आप समझ गए ना कि तारा किसे कहते हैं, कि मतलब वे आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश हो। इन्हें किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जो रात में दिखाई देता है तारा, वो वैसे ही सूर्य भी क्या है, एक तारा है जो हमारे पृथ्वी से बहुत नजदीक, इसलिए हमें बहुत चमकीला दिखाई देता है। यही जो सूर्य का प्रकाश ही हमारे पृथ्वी पे क्या होता है, आता है। अब ग्रह किसे कहते हैं, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के या किसी तारों की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सिंपल सा, वे आकाशीय पिंड जो किसी तारों की परिक्रमा करते हो।
उसे ग्रह कहते हैं। ठीक, ये सिंपल सा परिभाषा, एक बेसिक परिभाषा, लेकिन अभी और डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे शर्तें होती हैं, लेकिन एक समझने के लिए इतना काफी है कि वे आकाशीय पिंड जो किसी तारों की परिक्रमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह। जैसे सूर्य क्या है, एक तारा है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यहाँ पे लिख सकते हैं हमारी पृथ्वी या सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह लिख से या हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक, और दूसरा क्या होता है, ये हो सकता है कि वो दूसरा इसमें हो जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरा इसका हो गया कि वे आकाशीय पिंड जो तारों की परिक्रमा करते हैं और उन्हीं तारों से उन्हें क्या मिलता है, ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसी सूर्य से पृथ्वी को क्या मिलता है, ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। ठीक है, अब तीसरा हम बोल सकते हैं कि वे आकाशीय पिंड उपग्रह के बारे में, आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हो, उसे हम क्या कहेंगे, उपग्रह। उसे उपग्रह कहा जाता है। ये इसमें ग्रह उपग्रह में भी स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता, ये भी किसी तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा भी क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है, चमकता है। ठीक है, तो ये हम तीनों में अंतर समझ गए कि तारा क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह। मतलब तारों में स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश होता है, ग्रह क्या होते हैं, किसी तारों की परिक्रमा करते हैं और उन्हीं के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। और उपग्रह क्या, जो मतलब जो तारों की परिक्रमा करेगा उसे हम ग्रह कहेंगे, और जो ग्रहों की परिक्रमा करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। और तारों में स्वयं का ऊर्जा होता है, बाकी इन दोनों में स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है। ये बेसिक चीजें थी, इसके बारे में हम लोग क्या किए, पूरा अच्छे से पढ़े। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। बाकी अगले वीडियो में हम लोग एक एक ग्रह के बारे में, ठीक है, पूरा डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से मजबूत बनाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों तक। अगर कहीं भी पढ़ा दिक्कत हुआ होगा तो आप एक दो बार वीडियो को आगे पीछे कर कर स्क्रॉल करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।